Hello students, in the last video we have solved miscellaneous exercise on chapter 1. तो लास्ट एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन 5 तक सॉल्व किए थे। आज उसके आगे सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, एज्यूम PA इज इक्वल टू PB सो दैट A इज इक्वल टू B। A और B दो सेट हैं सच दैट PA इज इक्वल टू PB। PA हम लोग पढ़े हैं पावर सेट ऑफ A, PB मीन्स पावर सेट ऑफ B। यानी अगर दो सेट A और B है, उनके पावर सेट इक्वल हैं, वो दोनों सेट भी आपस में इक्वल होंगे। अब पावर सेट एक बार रिमाइंड कर लीजिए, पावर सेट क्या था? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। किसी भी सेट के जो सबसेट होते थे उनका अगर एक सेट ले लें, वो क्या होता था? पावर सेट। यानी उस सेट के जो सबसेट होते थे वो पावर सेट के एलिमेंट होते थे। जैसे PA है तो पावर सेट ऑफ A के एलिमेंट कौन होंगे? जो सेट A के सबसेट होंगे। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे? अब इसका प्रूफ करने के लिए अब मान लीजिए कि X कोई एलिमेंट है, वो बिलोंग करता है सेट A को। लेट an element X belongs to set A and suppose a set X which is subset of set A। एक एलिमेंट X एज्यूम कर लिया जो सेट A को बिलोंग कर रहा है, और ये एक सेट है जो सेट A का सबसेट है। तो अगर X A का सबसेट है तो जो एलिमेंट A में है वो X में भी होंगे। implies that X belongs to X, set X। now since हमने एज्यूम किया है कैपिटल X इज सबसेट ऑफ A, X इज सबसेट ऑफ A, this implies that set X belongs to power set of A। क्योंकि पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट। क्योंकि X जो है सेट A का सबसेट है, इसलिए X पावर सेट ऑफ A का एलिमेंट होगा, इसीलिए यहाँ बिलोंग्स टू लगा है। तो दिस इम्प्लाइज दैट X बिलोंग्स टू, अब PA इज इक्वल टू PB है, तो PA की यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं? PB लिख सकते हैं। अब अगर सेट X PB का एलिमेंट है, इसका मतलब हुआ सेट X इज सबसेट ऑफ सेट B, यानी X इज सबसेट ऑफ सेट B। तो अगर X B का सबसेट है और X जो है X को बिलोंग करता है, इसका मतलब X आल्सो बिलोंग्स टू सेट B। तो यहाँ हम लोगों ने लेके सपोज किया था X बिलोंग्स टू A, हमें रिजल्ट क्या मिल गया? X बिलोंग्स टू B, यानी X बिलोंग्स टू A implies that X belongs to B। So this implies that set A is subset of B, क्योंकि जो एलिमेंट A में है और उससे ये रिजल्ट निकला कि वो एलिमेंट B में भी है, इसका मतलब हुआ सेट A सेट B का क्या हो गया? सबसेट हो गया। तो ये हमको मिली फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट। तो ये क्लियर हो गया, इसको नोट करना है, नोट कर सकते हैं। तो अब इसका ठीक ऐसे ही इसकी रिवर्स कंडीशन लेंगे। लेट कोई एलिमेंट ले लेंगे स्मॉल y बिलोंग्स टू सेट B, और कोई एक सेट ले लिए कैपिटल Y विच इज सबसेट ऑफ B, देन Y बिलोंग्स टू सेट Y, देन स्मॉल y बिलोंग्स टू सेट Y, क्योंकि Y जो है सेट B का सबसेट है,
और वाई बी को बिलोंग कर रहा है तो उसके सबसेट को भी बिलोंग करेगा। नाउ अब इस कंडीशन को लेके चलेंगे, वाई सबसेट ऑफ बी, दिस इंप्लाइज दैट वाई बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी। वाई बी का सबसेट है तो वाई जो है इसके पावर सेट को बिलोंग करेगा, क्योंकि पावर सेट के एलिमेंट कौन होते हैं, जो उसके सबसेट होते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट वाई बिलोंग्स टू, अब पी बी और पी ए इक्वल है तो पी बी यहाँ क्या लिख सकते हैं, पी ए लिख सकते हैं। अब सेट वाई बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, इसका मतलब हुआ ये सेट वाई सेट ए का क्या हो गया, सबसेट हो गया, यानी वाई इज सबसेट ऑफ ए। अब वाई अगर ए का सबसेट है, इसका मतलब हुआ जो एलिमेंट वाई में होंगे वो ए में भी होंगे, और वाई बिलोंग्स टू क्या था, वाई, यानी स्मॉल वाई जो है सेट वाई को बिलोंग कर रहा है, और वाई ए का सबसेट है, इसका मतलब स्मॉल वाई सेट ए का भी एलिमेंट होगा, यानी इससे हम लिख सकते हैं स्मॉल वाई बिलोंग्स टू सेट ए। तो हम लोग लेके चले थे वाई बिलोंग्स टू ए बी सेट बी, उससे हमको रिजल्ट मिला वाई बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब हुआ बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, यानी कि बी इज सबसेट ऑफ ए। ये हो गया स्टेटमेंट 2। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हम लोगों ने प्रूव किया था ए इज सबसेट ऑफ बी, और सेकेंड स्टेटमेंट में क्या आ गया, बी इज सबसेट ऑफ ए। तो हम लोग पढ़ चुके हैं अगर A is subset of B and B is subset of A, then set A and B are equal। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों सेट आपस में इक्वल हो। तो फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and 2 we can write set A is equal to set B। तो ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, करा इज इट ट्रू, ये बताना है ये ट्रू है या नहीं। पी ए यूनियन पी बी इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी, तो देखना है ट्रू है या नहीं। तो ट्रू है या फॉल्स है उसको जस्टिफाई भी करना है, एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो ये बहुत इजी है, तो इसको एलिमेंट लेके हम दिखाएंगे। सेट ए ले लें, कोई भी एलिमेंट मान लीजिए 0 और 1। सेट बी ले लें, कुछ भी ले लें, मान लीजिए 1 और 2 ले लिए। अब हम लोग को ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी करेंगे क्या होगा, 0 1 और 2। तो अब हम लोग को पी ए निकालना है, तो पी ए क्या हो जाएगा, पी ए क्या होगा, इसके सभी सबसेट। तो क्या होगा, 5 होगा, एक 0 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, और एक 0 1। ये पूरा सेट क्या कहलाएगा, पी ए। पी बी क्या हो जाएगा, इसी तरीके से पी बी इसका पावर सेट, इसके सारे सबसेट लिख लेंगे पहले। इसके सारे सबसेट 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 1 2, और इस पूरे का सेट क्या हो गया, पी बी। अब दोनों का यूनियन यानी पी ए यूनियन पी बी, ये क्या आएगा, तो 5 कॉमन है, 5 लिख दिए, 0 1 यूनियन करने हम लोग जानते हैं जो कॉमन एलिमेंट है उसको 1 टाइम लिखते हैं। तो 5 हो गया, 0
1 कॉमन है 1 टाइम, फिर यहाँ 2 है 2 लिख लिए, 5 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 0 1 और 1 2, कितना आया। अब पी ए यूनियन बी यानी पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का पावर सेट लिखें तो क्या होगा, एक 5 हो जाएगा, 1 2 सारे सबसेट लिख लेंगे, 0 1 1 2 और 0 1 2। तो हम देख सकते हैं कि ये सारे एलिमेंट तो मैच कर रहे हैं, दोनों में है, लेकिन ये एलिमेंट दोनों में नहीं है। तो इस तरीके से दोनों सेट इक्वल नहीं है। हेंस पी ए यूनियन बी इज नॉट इक्वल टू पी ए यूनियन बी। तो इस तरीके से कोई भी एलिमेंट लेके हम वेरीफाई कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है सो दैट सेट ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। अब इस प्रूफ को करने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग रिमाइंड कर लें। एक तो ये रूल ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और दूसरी चीज हमने बताया था, अगर ए इज सबसेट ऑफ बी है, अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या आएगा, यूनियन करने पे सुपर सेट आता है बी वाला। वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं, अगर ए सेट बी का सबसेट है तो जब यूनियन करेंगे, दोनों मिलाएंगे तो बड़ा वाला आएगा यानी सुपर सेट। और अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन कौन सा होगा, छोटा वाला यानी सबसेट। ठीक है, यूनियन करने पे सुपर सेट आएगा, इंटरसेक्शन करने पे सबसेट आएगा। तो पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट है ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। तो हम इसको लेके चलेंगे राइट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, क्योंकि ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा दें, इस पूरे को एक मान लें तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, पूरा एक ले लिया, यूनियन ए, यूनियन ए, बीच का साइन यही रहेगा, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि अगर दो सेट एक दूसरे के सबसेट हैं तो यूनियन करने पे सुपर सेट आता है, इंटरसेक्शन करने पे सबसेट आता है। ए इंटरसेक्शन बी जो पार्ट है वो सेट ए का सबसेट होगा, इसलिए यूनियन करने पे कौन सा आएगा, सुपर सेट यानी कि ए। जो वेन डायग्राम से देख सकते हैं, सेट ए है, बी है, ए इंटरसेक्शन बी ये पार्ट होता है, हम लोग जानते हैं।
तो ये पार्ट सेट ए में है, यानी सेट ए इसका ये सेट ए का सबसेट है, इसलिए यूनियन करने पे क्या आएगा, ए। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन, अब यहाँ फिर डिस्ट्रीब्यूटिव हम लोग लगा दें तो क्या होगा, ए यूनियन बी डैश इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश इंटरसेक्शन, अब बी यूनियन बी डैश क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करते हैं तो क्या आता है, यूनिवर्सल सेट। अब कोई भी सेट है वो यूनिवर्सल सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि इंटरसेक्शन करने पे सबसेट आता है और यूनियन करने पे सुपरसेट। तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यानी यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, वही सबसेट आएगा। यानी कि ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश। और हम लोग एक लॉ पढ़े थे, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल टू ए। ये हम लोग पढ़े थे, जब ये दोनों सेम होता है या यूनियन है तो क्या आएगा, ए। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश, यहाँ कोई भी सेट हो उससे मतलब नहीं, अगर यहाँ ये सेम है, यहाँ कोई भी सेट हो सकता है, तो ये हमेशा क्या आएगा, ए। ये थ्योरम हमने बताया था। तो ये इक्वल टू हो गया ए। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें तो ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए यूनियन, अब बी माइनस ए को लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए डैश। अब ये हो जाएगा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दें तो क्या होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश। अब ये हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश, किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करेंगे क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। अब कोई भी सेट हो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, इसलिए इंटरसेक्शन करने पर क्या आता है, सबसेट आता है। ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। तो इस तरीके से दोनों पार्ट प्रूव हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में प्रूव करना है यूजिंग प्रॉपर्टी प्रूव दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए एंड ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। तो पहले फर्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे। फर्स्ट वाले में हमको प्रूव करना है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अब इसमें वही जैसे हम लोग करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो हो जाएगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया, ए यूनियन ए, बीच का साइन इंटरसेक्शन है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन ए ही आएगा, हम लोग जानते हैं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो ये लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी हो तो क्या आता है, ए। और वैसे भी समझ सकते हैं
दूसरी तरीके से भी कि ए यूनियन बी, ए का क्या होगा सुपर सेट, ए यूनियन बी में ए और बी पूरा आएगा, तो ए उसका सबसेट हुआ, तो इंटरसेक्शन करने पे कौन आता है, सबसेट आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए। ला भी बताए थे, अगर ये दोनों सेम है, यहाँ इंटरसेक्शन का साइन है, यहाँ कोई भी सेट हो तो यही आता है। और हम लोग वैसे भी समझ सकते हैं, हमने बताया था कि अगर दो सेट हैं एक दूसरे का सबसेट है तो यूनियन करने पे सुपर सेट आता है, इंटरसेक्शन करने पे सबसेट आता है। तो ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, देयरफॉर इंटरसेक्शन करने पे क्या आएगा, ए। अब इसका सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। इसको ए के इक्वल, इसको भी प्रूव करना है, तो इसको भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, लेकिन चूंकि यही प्रूव करना है तो डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसमें अप्लाई कर देंगे ए इंटरसेक्शन ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूनियन ए यूनियन बी, क्योंकि कोई भी लॉ हम अप्लाई तो कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन अगर उसी लॉ को प्रूव करना है तो वहाँ उसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन ए हो गया यूनियन ए यूनियन बी। अब ए इंटरसेक्शन ए क्या आ जाएगा, ए यूनियन ए यूनियन बी। तो अब जैसे पिछले क्वेश्चन में था ए यूनियन बी ए का सुपर सेट है, क्योंकि ए जो है ए यूनियन बी का सबसेट होगा, तो ए यूनियन बी उसका क्या होगा, सुपर सेट। तो यूनियन करने पर कौन आता है, सुपर सेट, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया। हम लोग जानते हैं ए यूनियन बी को सेट करें तो क्या हो गया, ए यूनियन बी पूरा पोर्शन आता है, और ए उसका एक पार्ट है, तो ये उसका सबसेट हुआ। तो यूनियन दोनों का करेंगे क्या आएगा, पूरा आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी। यानी कि अगर ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल है तो ये जरूरी नहीं है कि बी और सी भी इक्वल हो, यानी कि ये कैंसल आउट नहीं हो सकता, यहाँ कैंसिलेशन लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो इसके लिए एलिमेंट लेके इसको हम दिखा सकते हैं। ऐसे एलिमेंट लेंगे ए बी सी में कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों इक्वल। तो ए जैसे ले लिया 1 2 3 4, बी ले लिया 3 4 5 6, सी ले लिया 1 3 4 7 और 8। तो चूंकि हमको ए इंटरसेक्शन बी और ए बी इंटरसेक्शन सी इक्वल दिखाना है, इक्वल लेना है, तो कोई भी एक दो एलिमेंट ऐसा ले लें कि इसमें इसमें और इसमें कॉमन हो। जैसे हमने यहाँ 3 4 ले लिया, 3 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। इसी तरह और कोई भी आप कॉमन रख सकते हैं यहाँ 3 4 के अलावा 5 6 7 8 कुछ भी। तो एक या दो एलिमेंट इन तीनों में ले लें, बाकी कोई भी एलिमेंट ले लें। तो यहाँ हम देख सकते हैं बी और सी दोनों इक्वल नहीं है, 3 4 5 6 और ये 1 3 4 7 और 8। तो यहाँ बी और सी दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन अगर ए इंटरसेक्शन बी निकाला जाए तो कॉमन कौन है, 3 और 4। ए इंटरसेक्शन सी निकाला जाए तो ए और सी में कॉमन क्या है, 3 4। तो इस तरीके से ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल आ गया। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आ गया ए इंटरसेक्शन सी, बट बी इज नॉट इक्वल टू
सी। तो इस तरीके से अगर ये दोनों इक्वल हैं तो जरूरी नहीं है कि बी और सी इक्वल हों, इक्वल हो भी सकते हैं बट जरूरी नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, दिया है कि दो सेट ए और बी इस तरीके से हैं कि ए इंटरसेक्शन एक्स, एक्स क्या है, एक्स भी कोई सेट है। इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू फाइव एंड ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, देन शो दैट ए इज इक्वल टू बी। ये दोनों कंडीशन दी है, हमको ए और बी इक्वल प्रूव करना है। इसका प्रूफ कैसे करेंगे, तो हम लोगों ने लॉ पढ़ा था कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी सॉरी एक्स, ये क्या होता था, इसके इक्वल, ए के इक्वल। ये दोनों सेम है और यहाँ यूनियन है, यहाँ कोई भी सेट हो तो क्या आएगा, ए ही आएगा, क्योंकि ए के साथ यूनियन करेंगे तो वो इसका सुपर सेट हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन करने कौन सा आता है, सबसेट। तो ए इज इक्वल टू, ये लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन, अब ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू क्या है, बी यूनियन एक्स। ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, इसी यहाँ लिख देंगे बी यूनियन एक्स। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, बीच में यूनियन का साइन, ए इंटरसेक्शन एक्स। अब ए इंटरसेक्शन एक्स क्या दिया है, फाइव दिया है, तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फाइव। अब फाइव से किसी भी सेट का यूनियन करेंगे तो वही आता है, यानी हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इज इक्वल टू आ गया ए इंटरसेक्शन बी। ये एक इक्वेशन हो गई या एक स्टेटमेंट हो गया। तो पहला स्टेटमेंट या इक्वेशन आई हमारी, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये हम लोग जानते थे, ए इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। ए यूनियन एक्स की यहाँ लिखी है बी यूनियन एक्स। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिए, ए इंटरसेक्शन एक्स दिया हमको फाइव, इसकी यहाँ फाइव लिख दिए। अब फाइव से किसी भी सेट का यूनियन करेंगे तो वही सेट आएगा, तो आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब इसी तरीके से बी को लिख सकते हैं, सिमिलरली बी कैन बी रिटन एज बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। उसी लॉ से बी कैन बी रिटन एज बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। अब बी यूनियन एक्स की यहाँ लिख देंगे ए यूनियन एक्स दिया है, तो हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, ठीक है। ये हमको गिवन है, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे पिछली बार की तरीके से, तो क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। अब बी इंटरसेक्शन एक्स क्या है, फाइव, हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए यूनियन फाइव। अब फाइव से किसी भी सेट का यूनियन करते हैं तो वही सेट आ जाता है। यहाँ क्या मिल जाएगा हमको, बी इंटरसेक्शन ए। और हम जानते हैं इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों कम्यूटेटिव होते हैं, तो बी इंटरसेक्शन ए कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारी सेकेंड स्टेटमेंट आ गई। तो फ्रॉम 1 and 2
ए इज इक्वल टू आया था ए इंटरसेक्शन बी और बी भी आ गया ए इंटरसेक्शन बी। तो फ्रॉम 1 and 2 we can write that a is equal to b, hence root। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि ए बी सी 3 सेट्स हैं इस तरीके से कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी नॉन इम्पटी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो 5। मतलब 3 सेट्स हमको ऐसे फाइंड करने हैं कि दो का जो इंटरसेक्शन हो नॉन इम्पटी हो, मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट हो, लेकिन तीनों का इंटरसेक्शन करें तो क्या है 5। तो इस तरीके से कोई भी सेट लेके हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ ले लिए 0 1 1 2 2 0, तो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन कौन सा है 1। बी इंटरसेक्शन सी करें तो क्या आएगा, बी और सी में कॉमन है 2, ये भी नॉन इम्पटी हो गया। ए इंटरसेक्शन सी करें तो क्या आएगा 0 कॉमन है 0 आ जाएगा। लेकिन अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किया जाए तो तीनों में कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं, कॉमन है तो क्या आ जाएगा 5। तो इस तरह से कोई भी एलिमेंट लिखते हैं 0 1 1 2 2 0, यानी इसको रिपीट कर दें। हम कोई एलिमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 2 3 और 3 1 1 2 2 3 3 1। इस सीरीज में इस तरीके से कुछ भी है, ये कामन और ये कामन, इस तरीके का कोई भी एग्जांपल लेके हम दिखा सकते हैं कि 3 सेट इस तरीके से पॉसिबल हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 और 14। अब इस तरह क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 1.6 में कर चुके हैं, इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये है क्वेश्चन नंबर 15। इसको शार्ट में हमने लिख लिया कि सर्वे किया गया 60 पीपल का, उसमें से हिंदी पढ़ने वाले 25 पीपल हैं। तो नंबर ऑफ पीपल रीडिंग हिंदी न्यूज़पेपर 25 और ई न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 26 हैं, आई न्यूज़पेपर पढ़ने वाले भी 26 हैं, एच एंड आई ऐसे लोग जो न्यूज़पेपर एच और आई दोनों रीड करते हैं वो कितने हैं 9। एच एंड टी एंड है तो इंटरसेक्शन लगा है, तो एच एंड टी पढ़ने वाले कितने हैं 11, टी एंड आई पढ़ने वाले कितने हैं 8 और तीनों पढ़ने वाले यानी तीनों का इंटरसेक्शन कितना है 3। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स। तो कितने लोग हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते हैं। और सेकेंड है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, और कितने ऐसे लोग हैं जो केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक जो रूल बताए थे हम लोग पढ़े थे उससे भी कर सकते हैं और वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, लेकिन वेन डायग्राम ज़्यादा सही रहता है, ज़्यादा इजी रहता है। तो दो का हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था दोनों तरीके से, फार्मूले से भी और वेन डायग्राम से भी। अब इसको वेन डायग्राम से अगर किया जाए तो कैसे करेंगे, ये पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इसमें 3 टाइप के न्यूज़पेपर हैं एच टी एंड आई। ये एच हो गया, ये टी हो गया और ये आई। तो 3 वाले क्वेश्चन में वेन डायग्राम से ज़्यादा इजी रहता है, तो ऐसे तीनों को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दें।
और उसके बाद ना इसमें लिख दें, इसमें एलिमेंट मान लीजिए ए है, इसमें बी है, एच पी और आई, एच पी और आई, और इसमें एलिमेंट सी है। तो यहाँ जो ए लिखे हैं इसका मतलब हुआ ये केवल ये वाले हैं, ये पोर्शन। तो ये ए मतलब हुआ ये केवल ये ओनली हिंदी पढ़ने वाले। सी का मतलब केवल ये पोर्शन है, पूरा नहीं। सी है नंबर ऑफ पीपल व्हिच रीड ओनली दिस न्यूज़पेपर। इसी तरीके से बी केवल ये वाला पोर्शन। इस चीज को ध्यान देंगे। ए का यहाँ दे दिया, इसका मतलब नहीं ये पूरा हिंदी पढ़ने वाले हैं, ये केवल हिंदी पढ़ने वाले हैं, ये केवल आई पढ़ने वाले हैं, हिंदी नहीं एच टाइप न्यूज़पेपर, ये केवल टी टाइप का न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं। अब उसके बाद कह रहा है एच एंड आई न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, एच और आई दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 9 है। तो एच और आई में कौन सा पोर्शन कॉमन है? एच एंड आई का इंटरसेक्शन, तो पूरा पोर्शन हुआ। ये कितना दिया है? 9। तो पहले हम लोग इसको लिख लें ए बी सी, ऐसे ही लिख दें एक्स वाई जेड ई। इतना हर क्वेश्चन में बगैर क्वेश्चन को देखें इतना नाम खुद से डाल दें, ए बी सी एक्स वाई जेड ई, कोई भी नाम इस तरीके से डाल दें। उसके बाद फिर क्वेश्चन को पढ़ें और ये सारे वेरिएबल निकाल लें, इन सारे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लें, फिर जो भी क्वेश्चन पूछेगा सबका आंसर हमको मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या कह रहा था, अब इससे हम लोग इक्वेशन बनाते जाएंगे। हिंदी पढ़ने वाले कितने हैं? 25। अब हिंदी ये पूरा पोर्शन आ गया। इसमें क्या है? ए एक्स ई और वाई, तो ए प्लस एक्स प्लस ई प्लस वाई इज इक्वल टू 25। अब टी टाइप का न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं? 26। तो टी ये पूरा हो गया, बी प्लस वाई प्लस ई प्लस जेड, बी प्लस वाई प्लस ई प्लस जेड, कितना हो गया? 26। इसी तरह आई न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं, ये पूरे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं सी प्लस एक्स प्लस ई प्लस जेड, सी प्लस एक्स प्लस ई प्लस जेड, ये हो गया। ये भी 26 दिया है। अब उसके बाद एच एंड टी, सॉरी एच एंड आई, एच और आई न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, एच और आई, इसमें कॉमन पोर्शन कौन सा है? ये वाला। तो इसमें क्या है? एक्स और ई, यानी एक्स प्लस ई, कितना हो गया? 9। इसी तरीके से एच एंड टी, एच एंड टी, इसमें इंटरसेक्शन या कॉमन पोर्शन है वाई और ई, यानी वाई प्लस ई, कितना हो गया? 11। अब टी एंड आई पढ़ने वाले, टी एंड आई यानी इन दोनों में कॉमन, ये हो गया पोर्शन ई प्लस जेड या जेड प्लस ई, ये हमको दिया है 8। और तीनों पढ़ने वाले कितने हैं? 3। तो तीनों में जो कॉमन पोर्शन आ रहा है हमारा, ये पोर्शन आ रहा है। इसमें कितने एलिमेंट हैं? ई, यानी ई है हमारा 3। तो 3 का कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन हो, इस तरीके से बना लें, ए बी सी डी एक्स वाई जेड ई लिख लें। उसके बाद इक्वेशन बनाते चले जाएं। ये इक्वेशन 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 5 6 और 7। अब सारे वेरिएबल की वैल्यू पहले फाइंड कर लें। अब e इज इक्वल टू 3 है, तो e इज इक्वल टू 3 यहाँ पुट करें इक्वेशन 4 में, e इज इक्वल टू 3 पुट करें, 3 इधर चला जाएगा, तो 9 माइनस 3 क्या मिल जाएगा हमको? 6। यानी यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई? 6।
इसी तरह यहाँ 3 पुट करेंगे, 3 इधर जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। यहाँ से पुट करने पे हमको y की वैल्यू आ जाएगी 8। अब इसी तरह यहाँ 3 पुट करें, ये इधर जाएगा, 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा 5। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 और e की वैल्यू हमको 3 मिली ही है, यानी इतनी वैल्यू हमको फाइंड हो गई, इतनी वैल्यूज हमको फाइंड हो गई। अब बचा a, b और c। अब a, b, c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको पहले रब कर देते हैं। अब इक्वेशन 1 में जो वैल्यू मिली है उसको पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 6, e की वैल्यू 3, y की वैल्यू हमको फाइंड हुई थी 8 इज इक्वल टू 25। ये हो गया 6, 3, 9, 9, 8, 17। तो a प्लस 17 कितना हो गया 25। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, और 25 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। 25 माइनस 17 कितना हो गया 8। तो a की वैल्यू भी आ गई हमारी 8। अब इसी तरीके से इक्वेशन 2 में, अब इक्वेशन 2 में y, e और z की वैल्यू पुट करने क्या हो जाएगा b प्लस वाई। y कितना है 8, e कितना है 3, z कितना है 5, 26, यानी b प्लस 5, 3, 8, 8, 16, 26। b की वैल्यू आ गई 10। इस तरह हमको b की भी वैल्यू मिल गई 10। इसी तरह इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 3 से हमको c की वैल्यू मिल जाएगी 15, सॉरी 12। इसी तरह यहाँ पे पुट करेंगे x की वैल्यू 6 और ये हो गया 3, 6, 3, 9 और z की वैल्यू 5, 9 और 5 14 और 14 उधर जाएगा, 26 माइनस 14। तो c की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 12। अब सारी वैल्यूज फाइंड हो गई। अब जो भी हमको फाइंड करना है वो हम निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा क्या था, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। कितने लोग हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते हैं, यानी ये पूरा यूनियन हमको चाहिए, ये सब कोई ना कोई न्यूज़पेपर अवश्य पढ़ते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए सबको प्लस कर देंगे। तो नंबर ऑफ पीपल रीडिंग एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ई। कितना आएगा, ए बी सी की वैल्यू है 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस एक्स की वैल्यू 6, वाई की 8, जेड की 5, ई की 3। तो ये हो जाएगा 12, 8, 20, 30, फिर 36, 36, 4, 40, 44, 44 और 5, 49 और 3, 52। तो इस तरीके से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं 52। तो यानी कि ऐसे भी हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। तो सेकेंड पार्ट में वही पूछा है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड, सॉरी सेकेंड पार्ट में वही पूछा है, सेकेंड पार्ट में पूछा है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, जो केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट में पूछा है जो केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट, द पीपल रीडिंग
only one newspaper. तो जैसे हमने बताया था, ये पोर्शन, ये जो ए लिखे हैं वो कौन से पीपुल हैं जो केवल हिंदी पढ़ते हैं, ये कौन से हैं जो केवल टी का पढ़ते हैं, टी न्यूज़पेपर, और ये कौन से हैं जो केवल आई टाइप का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। लेकिन जैसे वाई है तो वाई जो है एच टाइप का भी न्यूज़पेपर पढ़ता है, टी का भी पढ़ता है। जेड है वो सी टाइप का भी पढ़ता है और डी टाइप का भी। एक्स है वो एच टाइप का भी पढ़ता है और आई टाइप का। ई जो है वो तीनों टाइप के पढ़ते हैं। तो केवल एक टाइप का न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कौन से हैं, ए बी और सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी। अब ए बी सी की वैल्यू क्या आई थी, 8, 10 और 12, 8, 10 और 12, तो कितना हो गया 30। तो क्वेश्चन में यही पूछा था। अब इस क्वेश्चन में और भी चीज़ें पूछ सकता है। अब जैसे मान लीजिए पूछ ले द नंबर ऑफ पीपल हु रीड नो न्यूज़पेपर, ये पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछ ले द पीपल हु आर रीडिंग नो न्यूज़पेपर, ये पूछा नहीं है, कुछ अलग से बता दे रहे हैं, पीपल रीडिंग नो न्यूज़पेपर, जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। और सर्वे हुआ था 60 लोगों का, और इन सब का सम करने पे कितना आया था 52, यानी 52 लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो बाकी जो बचे 60 माइनस 52 यानी हुआ 8। तो ये 8 लोग कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। ये 8 किस पोर्शन में आएंगे, ये इस तीनों के बाहर जो भी पोर्शन होगा इसमें 8 लोग, ठीक है। तो इस तरीके से अगर सारे वेरिएबल निकल गए तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए हम उसका आंसर दे सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, उसको लगा लीजिएगा। तो इस तरीके से चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल study next chapter, which is relation and function. Thanks for the watching video. If you have any problem, you can comment in comment box.